बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ इदरीस राजपूत। नाज़रीन, आज पाकिस्तान एक नहायत अहम दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, कर्ज़े हैं, माशी दबाव है, तो दूसरी तरफ नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेहतर मुस्तकबिल, तालीम, रोज़गार और इंसाफ की तलाश में है। अवाम ये जानना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। क्या हमारे इदारे दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? क्या हमारी मैशत वाकई ही संभल सकती है? क्या नौजवानों को मुल्क में मौक़े मिलेंगे या नहीं, या फिर उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ेगा? इसी तरह दुनिया तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान अब भी बुनियादी गवर्नेंस, तालीम और पॉलिसी साजी के चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि कौम को ऐसे लोगों की राय सुनने का मौका मिले जो सिर्फ नज़रियाती गुफ्तगू नहीं करते बल्कि अमली तजर्बा भी रखते हैं, जिन्होंने पॉलिसी साजी, मईशत, तालीम, गवर्नेंस और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ काम करके ज़मीनी हक़ाइक़ को करीब से देखा हो। इसी तनाज़ुर में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई अहम तजर्बाकार और तारीख़ी शख्सियत, जनाब डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन शाह। डॉक्टर अख्तर पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर माशियात, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, गवर्नेंस रिफॉर्म्स स्पेशलिस्ट और डिजिटल गवर्नेंस के माहिर समझे जाते हैं। उन्हें हुकूमत, बैनुल-अक़वामी इदारों, एकेडेमिया और पब्लिक सेक्टर में काम करने का 3 दहाइयों से ज़ायद का वसी तजर्बा हासिल है। नाज़रीन, आप प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी रह चुके हैं और बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान में गुर्बत के तख़मीने, इंसानी वसाइल की तरक्की, स्किल डेवलपमेंट, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और SME, AI गवर्नेंस और माशी इस्लाहात पर नुमायाँ काम किया है। डॉक्टर अख्तर हुसैन शाह उन शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने रेवेन्यू इस्लाहात और पेंशन सिस्टम की डिजिटलाइजेशन पर भी काम कर रखा है। नाज़रीन, आज हम इनसे कुछ ऐसे सवालात पूछेंगे और ऐसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे जो आम आदमी के जहन में उभरते हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया जी इंटरेस्ट के लिए। डॉक्टर साहब, आपके तवील तजर्बे को सामने रखते हुए मैं सबसे पहले वो सवाल करूँगा जो आज टॉक ऑफ द टाउन है, यानी हर पाकिस्तानी यही सवाल पूछ रहा है, और वो है पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें। देखने में ये आया कि इस खिते के दूसरे ममालिक भी इसी बहरान का शिकार हैं। आपको पता है कि ईरान और US की जो जंग है उसके तनाजुर में पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। जी। लेकिन इस खिते के ममालिक को अगर आप देखें तो उनमें पेट्रोल की कीमतों में बहुत कम इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में आवाम पर एक महंगाई का पहाड़ गिरा दिया गया। आवाम जो है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे और अब पेट्रोल की डबल होती हुई कीमतों ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। हर आदमी ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो दूसरे ममालिक हैं वो भी गुर्बत से जंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आवाम के साथ ये वाला सलूक रवा नहीं रखा गया। बहुत कम कीमतें उनकी बढ़ी हैं, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में तकरीबन डबल हो चुकी हैं कीमतें। आखिर हमारी जो हुकूमतें हैं, वो कोई भी हुकूमत हो, वो सारा बोझ आवाम से ही क्यों, आवाम पे ही सारा बोझ क्यों डालते हैं? वो ये बोझ कंपनीज़ के ऊपर क्यों नहीं डालते? वो इस बोझ को डिवाइड क्यों नहीं करते? आखिर पाकिस्तानी अवाम कब तक ये कुर्बानियाँ देंगे? और ये पेट्रोल की कीमतें जो हैं इस तरह से बढ़ाकर अपने खसारे पूरे करने की स्ट्रेटजी जो है ये क्यों है? ये निज़ाम क्या है? ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी अपने आसान अल्फाज में रोशनी डालिए। देखिए जी राजपूत साहब, आपने बहुत अहम पहलू पे तवज्जो दिलाई है और इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइसेस और पावर्टी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आपको पता है कि 30% तक तो दुनिया का जो ऑयल है वो बेसिकली मिडिल ईस्ट और इसी एरिया से निकल रहा है, और वो तो हर एक को पता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जिस तरह आपने बताया कि हमारे हमसाया या इधर उधर के मुल्कों ने वो प्रेशर, जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई वो तो होनी थी, तो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, वो प्रेशर
अपने ऊपर ले लिया, या उनके पास कुशन होता है फाइनेंस के सिस्टम में, उसको कहते हैं जी कुशन हमने रखा हुआ है, तो वो उस कुशन से वो बेसिकली वो जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आए हैं या प्राइसेस शॉक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा केस डिफरेंट है। अच्छा, वो ये है कि गवर्नमेंट ने सारा या मैक्सिमम वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे ट्रांसलेट कर दें अवाम तक, कंज्यूमर तक ना, अवाम से मुराद ये है कि कंज्यूमर तक। अच्छा, उसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू है, बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हमारी जो NFC के अंदर जो टैक्सेस, जो लेवीज़ पूल अप होती हैं, तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि NFC का एक 50% से ज़्यादा का हिस्सा चला जाता है सूबों को, और फेडरेशन में बाकी रह जाता है। फेडरेशन फिर अपने जो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं उस तरह से मैनेज करते हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो पेट्रोलियम लेवी है ये डिविजिबल पूल में नहीं आती, NFC में नहीं आती, तो ये इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लेती है। तो वो उस लिहाज से ये कहें कि ये बेनिफिट उधर जा रहा है और वो उसको मैनेज अपने पास वो चीज़ें लाई जा रही हैं। तो वो मेरा ये ख्याल है कि अब क्योंकि गवर्नमेंट की शायद उनकी जो बियरिंग कैपेसिटी का इशू है या जो भी है, लेकिन जो आपने इशू हाईलाइट किया मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये हकीकत है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो डायरेक्ट वो बर्डन जो आगे शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पूरी इकानमी पे पड़ना है जिस तरह पूरी दुनिया में पड़ रहा है। तो हमारे ऊपर भी साफ ज़ाहिर है कि अगर प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ेंगी, क्योंकि आपका पेट्रोल का बेसिकली जो हमारे मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है मोर देन 70% तो आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, तो उसमें पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा शेयर है, यानी 25 से 26% तक तो बेसिकली आपकी पेट्रोलियम रिलेटेड जितनी मसनूआत जो इंपोर्ट्स होती हैं तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट या वो उस सेक्टर के अंदर आएगा और वो लोगों को आगे ट्रांसलेट होगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो महंगाई भी आपकी बढ़ी, साथ उसके आपकी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, उसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज उसमें इंक्रीज़ आ गया। फिर आपका एक बड़ा आगे मैं हाईलाइट करूँगा कि आपका नेगेटिव यह है कि आपके पेट्रोलियम से जो आगे चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, मसलन आपकी इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ भी उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है बहुत हाई साइड पे जा रहा है। तो वो इस लिहाज से देखा जाए तो वो बर्डन जो आगे ट्रांसलेट हो गया है, तो वो इकानमी के अंदर मल्टीपल स्टेजेस पे डिस्टार्शन क्रिएट, यानी जो हमारी हुकूमतें हैं वो अपने ख़ित्ते के दूसरे ममालिक से कोई मतलब सबक नहीं सीखती कि उन्होंने कौन सी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की हैं कि उन्होंने आवाम के ऊपर कम से कम बोझ डाला है, और ज़्यादा बोझ जो है उन्होंने हुकूमतों ने बर्दाश्त किया है, उन्होंने अपने अखराजात कम किए हैं, उन्होंने पेट्रोलियम कंपनीज़ के ऊपर बोझ डाला है। लेकिन हमारी अवामी हुकूमतें जो हैं वो इस पर ज़्यादा गौर व गौस करने के लिए और इस चीज़ को इवन कंसिडर करने के लिए भी गालबन तैयार नहीं है। नाजरीन, इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम में वक्फे से पहले बात कर रहे थे पेट्रोलियम की प्राइसेस और आवाम के ऊपर उनके मनफी असरात और दूसरे ममालिक की पॉलिसीज़। चलें, ये वाला जो मामला है पेट्रोलियम प्राइसेस का, इसको हम थोड़ा सा एक साइड पे करते हैं। अब आप एक तजर्बाकार रिफॉर्मिस्ट होने के नाते आप क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर कि वो कौन से जल्दी करने वाले इक़दाम हैं जिससे आवाम को फौरी रिलीफ मिल सके? देखिए, हमारे पास अगर देखा जाए तो इकानमी के अंदर पहले हमने देखना है कि हमारे इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, फिर हमने उसके सॉल्यूशंस देखने हैं। और अभी क्योंकि आपके मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स, आपने IMF का प्रोग्राम लिया और 25वां प्रोग्राम
ये चल रहा है और आगे भी आपकी चीज़ें चलती रहेंगी। इसमें एक चीज़ मैनी अ टाइम हम लोग जो है ना वो ब्लेम करते हैं, जी IMF ने ये कर दिया। अगर आप बीमारी की जड़ पे जाएं तो वो हमारे घर में मौजूद है। हमें अपने सिस्टम को बताना। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे 4 स्टेजेस पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, 4 डिफरेंट। नंबर 1 पर्सनैलिटी सेंटर्ड प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 2 आपका टेक्निकल प्रॉब्लम। नंबर 3 आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। नंबर 4 आपका सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। इनको आपने रिजॉल्व करना है तो आपकी इकोनॉमी दुनिया में लीडिंग इकोनॉमी बन जाएगी। किस तरह? मैं पर्सनल की थोड़ी सी डेफिनेशन देता हूँ जी। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं क्योंकि हर लेवल पे मुझे काम करने का मौका मिला, ज़िले लेवल पे भी, सूबाई, फेडरेशन और कई कमेटियों का, कैबिनेट की कमेटियों से लेकर सीनियर लेवल की भी मुझे मौका मिला, देखने का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज हम ये फैसला कर लें कि हमारी विल है, हमने इन लोगों के लिए काम करना है और हमारी ओनरशिप है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मैं हूँ, वो है और आप हैं। एज ए नेशन ओनरशिप नहीं है। चाहे आप एक चपरासी किसी दफ्तर में जाएं, उसके बाहर उसकी भी ओनरशिप अपनी ज़ात के इर्द गिर्द है। और आपकी टॉप की जो लीडरशिप है वो भी मोर और लेस आपको जब उसके डीप जाएंगे तो आपको उसी तरह एक जाविया उसका छोटा सा एक नज़र आएगा। फिर दरमियान में देखें, चाहे ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं, जितने आपको नज़र आ रहे हैं, तो हर एक का एक अपना एजेंडा है, अपने हिसाब से चीज़ों को लेके जाना। तो ये आपकी ओनरशिप क्रिएट हो जाए, यार मैंने मुल्क के लिए करना है, मैंने अपने लोगों के लिए करना है। और दिस इज़ द पब्लिक ट्रस्ट जो पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ। नंबर 1 ये है आपका। नंबर 2 आपका टेक्नोलॉजिकल, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों की आपको दुनिया में जो बेहतर साइड पे टेक्नोलॉजी जा रही है, आपके बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल मेथोडोलॉजीज या चीज़ें हैं, तो उसको आपको ज़रूरत है। नंबर 3 आपका स्ट्रक्चरल इशू है। अब स्ट्रक्चरल ये है कि आपकी इकानमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि आप बात की आपने जी, आपकी एनर्जी सेक्टर का जो स्ट्रक्चर है आप वो देखें, उसका मैकेनिज़्म देखें कि प्राइसेस किस तरह उसमें इंक्रीज होती हैं, और आपकी IPPs के साथ मोडेलिटीज़ आपने कैसे चाक आउट की हुई हैं, किस तरह एग्रीमेंट्स हैं, या इस तरह से बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं इकानमी के अंदर जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और एक पॉजिटिव चीज़ को दूसरी ऑफसेट कर रही होती है। तो लाइक दिस विद इन अ सिस्टम ही वो हमारी चीज़ें इस तरह चल रही हैं, पैराडॉक्स है। फिर आपका चौथा आता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में यह है कि आपके सिस्टम के अंदर मसलन गवर्नेंस का सिस्टम है, सर्विस डिलीवरी है, आपकी प्रोडक्शन साइड पे है, जितनी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेगुलेशंस हैं, जुडिशरी साइड पे, आई मीन जस्टिस की साइड की भी बात करना चाहूँ, तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको नज़र आएगा ये जो पहले वाली 3 चीज़ें थी वो भी इसके ऊपर उसको सप्लीमेंट कर रही होंगी, मल्टीप्लाई कर रही होंगी, और बजाते खुद जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो आपकी गवर्नेंस और आपकी सर्विस डिलीवरी, आपकी बहुत सारी चीज़ें बेसिकली वो नेगेटिव साइड पे या बहुत ही लो परफॉर्म कर रही होंगी। एस्टोनिया जैसा मुल्क, उसने फुली अपने मुल्क को ऑटोमेशन पे ले गया है, सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस सिस्टम है। आपके यहाँ ई गवर्नेंस बराए नाम होता है, लोग डुप्लीकेशन करते हैं, विल नहीं है। आपका कोई अगर दफ्तर में कोई बंदा बैठा है तो वो उस बंदे ने अपने लिए तो ठीक है जी, चलें जी ये ई फाइल सिस्टम है, जब हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री या एग्जेक्टिव हेड या आपका लेजिस्लेटिव साइड पे जो भी जिधर बैठा होगा, तो जी उनके लिए हमने अलहदा से एक फ़ाइल बनानी है। तो लाइक दिस एडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, तो हमें चाहिए कि अगर हम एडॉप्ट कर लें, हम ओन करें। पहली चीज़ ओनरशिप है, ओनरशिप है, तो वो आ जाए
तो उससे आपकी गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, या बहुत सारी चीज़ें, रेंट सीकिंग का कल्चर बना हुआ है, वो खुद ही इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस आप कम कर दें। वो इंटरफेस आपने कम कर दिया तो ऑटोमेशन पे आपकी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी जो दुनिया में अभी अडॉप्ट हुई हैं, अडॉप्ट हो रही है। और डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मैशियत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ठहरी वो तो फिर नीयत का फुकदान है मेरे ख्याल में सबसे पहले, और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी विल ही नहीं है कि हम अपनी मैशियत को ठीक करें, क्योंकि हम ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं हैं। सही है जी। और किसी भी शोबे को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए हमारे अंदर वो जज्बा ही मौजूद नहीं है। हम सेमिनार्स में हमारे यहाँ बातें होती हैं, कैबिनेट्स की मीटिंग में बातें होती हैं, लेकिन उस जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो उसके बाद मेरे ख्याल में चिरागों में रोशनी नहीं रहती। एग्जैक्टली इसमें जिस तरह आपने कहा ना इकानमी की एक कमज़ोरी या उस तरह से, वैसे तो मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चरल इस तरह से हम इसका फ्रेमवर्क बना सकते हैं, लेकिन आपकी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करेंगे ना तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि आपकी बेसिकली एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत के दादो शुमार हैं, पॉवर्टी एलिविएशन पे आपने गालबन काफ़ी काम कर रखा है, जो गुर्बत के दादो शुमार पाकिस्तान में पेश किए जाते हैं वो अक्सर मुतनाज़ा होते हैं, लोग उसको मानते नहीं हैं। जैसे जो हमारी शरह तालीम है उसके दादोशुमार पे जब हम पेश करते हैं बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर, तो उस पर भी संजीदा सवालात उठते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं है। आपने इसमें बड़ा काम किया है। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर के नीचे बसने वाले लोग हैं, अब उनकी एक्चुअल तादाद अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी? देखें, इसमें आपने बड़ी सेंसिटिव और बड़ी अहम बुनियादी बात आप कर रहे हैं जी। गुर्बत की अगर डेफिनेशन की जाए, एक तो ऑफिशियल जो फिगर्स निकाले जाते हैं गुर्बत के, तो वो मैं थोड़ा सा ये गुजारिश करूँगा कि वो उसके अंदर एक मेथडोलॉजीज़ है मुख्तलिफ दुनिया में राइज। सही। हम क्योंकि MPI उसका यूज़ करते हैं, मल्टीपल बेसिकली पॉवर्टी इंडिकेटर सिस्टम, उसको लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसमें भी आपकी सेंसस बेस्ड और सर्वे बेस्ड डेटा होता है। अब हमारे पास सेंसस बेस्ड नहीं है, पॉवर्टी का सर्वे बेस्ड है। अब सर्वे बेस्ड में आप एक फ्रैक्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन लेते हैं, उनको बेसिकली आप कमुलेट करके उनके फिर मल्टीपल जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसके सब पैरामीटर्स लेके उसके हिसाब से हम पॉवर्टी की बेसिकली एस्टिमेशन करते हैं। अब वो फिगर तो साफ ज़ाहिर है कि हमने जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सर्वे किया होता है, IS का सर्वे या मुख्तलिफ हमें जो भी डाटा वहाँ से मिलता है तो उसी को एनालाइज किया जाता है। अब अगर एक्चुअल पॉवर्टी देखे जाएँ तो इसमें आपकी एक लेटेंट पॉवर्टी भी है, यानी आप मुल्क के अंदर अगर देखें कि किस लेवल तक लोग आपको, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों में देखना होगा कि आपकी सिविक कम्युनिटीज़, वाटर की अवेलेबिलिटी, सीवरेज सिस्टम, आपके एजुकेशन टू पब्लिक गुड्स एंड सर्विस तक की एक्सेस। अब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर आपकी इनकम लेवल है, इतने ये इंडिकेटर्स हम देखते हैं। फिर सर्विस डिलीवरी में आपको टाइम एंड जो एडिशनल कास्ट आती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें बेसिकली आ जाती हैं कि वो जो टोटल पॉवर्टी का एक इंडेक्स डेवलप होगा या पॉवर्टी को आपने असेस करना है। और वो भी हमारी, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह मैंने गुजारिश किया है कि हम एग्जिस्टिंग कुछ मेथडोलॉजीज़ में से हम एक को अडॉप्ट किए हुए हैं, हम उसको लेकर हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है, पाकिस्तान बहुत नाजुक चौराहे पे खड़ा है, पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो माशी बहरान है, क्या उनमें एक बुनियादी वजह ये नहीं है कि माशी पॉलिसियों का तसलसल कायम नहीं रह पाता? जी, ये बड़ा बिल्कुल आपने सही फरमाया। माशी पॉलिसियों का तसलसल नहीं होता, उसकी बहुत सारी जो हैं यानी नेगेटिव इम्प्लिकेशंस इस फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में है, ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स उस पे है,
फिर आपकी इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसकी जो आपकी पॉलिसीज़ की इनकन्सिस्टेंसी है, क्योंकि वो आधे रास्ते तक आपने जो सफ़र किया, मसलन मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आपने फरमाया कि एक हुकूमत आई, उसने कहा जी ये प्रोजेक्ट शुरू कर लें, या ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लें, कोई स्कूल का दे लें, हेल्थ या कुछ भी ले लें, कुछ भी। उसने लिया प्रोजेक्ट, शुरू किया, उसमें फंडिंग की, एक लेवल तक काम हुआ, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, उसको बैक बेंचर उस स्टेटस पे रख दिया, और वो वहाँ पे बेसिकली आपकी सारी डेप्रिसिएशन हो रही है, लोग वहाँ से मटेरियल उठा के ले जा रहे हैं प्रोजेक्ट, यानी वो आपकी पब्लिक मनी वहाँ इन्वेस्ट हुई और वो आपने लॉस कर दिया, डायरेक्ट लॉस हो। फिर यह है कि साफ ज़रा अगर किसी ने जो प्रोजेक्ट पहले चलाया तो वो शायद कोई असेसमेंट करके किया हो, और इस तरह से ये एक प्रोसेस रिपीट होता रहता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि यार मनी इज़ पब्लिक मनी, और वो टैक्स एक गरीब तरीन आदमी भी दे रहा है। आप एक साबुन की टिक्की लेते हैं तो उस पे भी आपको बेसिकली टैक्स पे करके दे रहे हैं, यानी वो भले एक मजदूर आदमी है, दिहाड़ी लगा के आया, वो भी टैक्स दे रहा है, और हम उसके बावजूद उसको ऑनर कर ही नहीं रहे। हमें कोई एहसास ही नहीं है पॉलिसी बनाते हुए, या हमें इस तरह के ऐसी चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को, या इस तरह की पॉलिसीज़ को स्क्रैप करते हुए, क्योंकि उसकी वजह जिस तरह मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि पर्सनलाइज्ड आपकी पीछे पीछे कुछ ना मोटिव्स होते हैं, आपका एक SRO इशू होता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके पीछे कोई शख्सियत या कोई कंपनी या कोई एक मोटिव होता है, और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए SRO इशू हुआ, उसके बाद जो है वो फिर विंडो क्लोज हो जाती है। तो वो आपने सिर्फ चंद लोगों के लिए, चंद एक ख़ास तबके के लिए किया। तो इस लिहाज से ये पॉलिसीज़ में भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ी नौजवानों की बात करते हैं जी प्लीज़, कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हर साल हज़ारों लाखों ग्रेजुएट्स पैदा कर रही हैं, ऐसे ही, और उनमें से अक्सरियत जो है वो डिग्रियां हाथ में लेके नौकरियां तलाश कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है यूनिवर्सिटी लेवल का ख़ास तौर पर, क्या वो मार्केट की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, या अभी तक हम बहुत पीछे रह गए हैं इस मामले में भी? जी यू आर वेरी राइट जी, हमारी मार्केट की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा है। पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूँगा। सही। उसकी वजह यह है कि हमारा शुरू से जो माइंड सेट था वो बेसिकली वाइट कॉलर जॉब, बाबूगिरी, सही, क्लरिकल माइंड सेट था, और हमने बच्चों को तालीम दी कि यहाँ से फारिग होगा तो उसको बाबू बनना है, अफसर बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन बैकअप ऑफ देयर माइंड जो डिसीजन मेकिंग का जो मोटिवेटिंग फैक्टर था वो ये था, हर वालिदैन के, मैक्सिमम वालिदैन के, अगर हर नहीं है तो मैक्सिमम के। अब हुआ ये कि आपकी दुनिया में चेंजेस आ गई, और आप, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर के अंदर एक बड़ी अहम बात ये भी है कि हम कहते हैं जी वो भेड़ चाल या इस तरह का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो हम लाइन फॉलोवर्स हैं, बाकी लोग भी उसको फॉलो करते हैं। एक आया एक प्रोफेशन में, अब एक ने MBA, किसी टाइम पे MBA या BBA एक अच्छी डिग्री समझी जाती, उसके बाद लाइनें लग गई। इसी तरह जी कंप्यूटर बड़ा अच्छा है, तो प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है, वो कुछ सिस्टमेटिकली तो हम जा नहीं रहे ना। अच्छा, उसका ये नुकसान होता है कि आपकी पास जो डिग्रीज़ हैं वो कमेंसरेट नहीं कर रही मार्केट की जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अब मार्केट में अगेन आपके इश्यूज़ आ गए हैं कि आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी क्राउड आउट हुआ है, तो आपकी वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी नहीं रही। फिर आपके पास इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो आपके पास वहाँ पे खपत होती है। अब वहाँ पे जो रिक्वायर्ड है आपको बेसिकली स्किल्ड सेट चाहिए। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको स्किल्ड और हाईली प्रोफेशनल लोग चाहिए, तो वहाँ की आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर आपको, अच्छा, एक और बड़ा अहम और बुनियादी सा इशू होता है कि हमें अपनी स्किल को मार्केट करना भी नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, ग्रेजुएट्स, उनको पता ही नहीं है कि उनके पास क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, और इसको किस जगह पे हमने इसको मार्केट करना है, कैपिटलाइज कैसे करना है। तो वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी है और लैक ऑफ दैट स्किल भी है, फिर इसकी भी हमें ज़रूरत है।
फिर जो वहाँ पे अभी दुनिया में बेसिकली अभी जो स्किल्स आपकी डोमिनेट कर रही हैं आपकी, वो 3 एरिया में आप जा सकते हैं। एक आपका क्लाइमेट रिलेटेड डिमांड आएगी, एक एआई और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या आपकी ई कॉमर्स है, इसकी तरफ चीज़ें जाएंगी, जा रही हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एक बड़ा अहम इशू मैं उसे समझता हूँ, और इस पे हमारी हुकूमतें जो हैं वो हमेशा फ़ख्र का भी इजहार करती हैं, लेकिन मैं इसे एक मसला समझता हूँ। वो ये, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, वो ये कि हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि इस साल हमारे इतने हज़ार लोगों को बैरून मुल्क जॉब्स मिल गई। अब एक तरफ से ये ब्रेन ड्रेन है, जो हुनरमंद अफराद हैं वो मुल्क को छोड़ कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि मेरे नज़दीक ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम एज ए सोसाइटी फेल हो गए हैं उन नौजवानों को अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई मैशियत में इसका जो इनपुट है बैरून मुल्क अफराद का, जो एक्सपेट्रिएट्स हैं जो यहाँ पर अपनी रेमिटेंसेस भेजते हैं, क्या ये वाला फ़ायदा, मतलब इसका वेट ज़्यादा है, या जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसका वो नुकसान ज़्यादा है हमें? एक्चुअली आप जो फरमा रहे हैं ना जी, उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंटली लेता हूँ जी। मैं ये लेता हूँ कि हमारे जो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल, मैं इसको ह्यूमन कैपिटल कहता हूँ। ठीक हो गया। और ये ह्यूमन कैपिटल बेसिकली आपका वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इकोनॉमी के अंदर। सही। अब हमेशा आपकी कोई भी प्रोडक्शन होगी तो उसकी एक रेशियो होती है। मसलन एक गाड़ी है, उस पर आपने एक ड्राइवर लगा दिया, फिर उसके ऊपर दूसरा ड्राइवर लगा दिया, तो कमाई डबल हो जाएगी। एक दिन की शिफ्ट चलाए, एक रात की चलाए, तो इनकम डबल होगी। लेकिन 5 ड्राइवर आप उस पर लगाएंगे तो वो इनकम नीचे आनी शुरू हो जाएगी। यानी ये ओवर द टाइम हमारी इकानमी के साथ ये है कि अभी 30 साल से कम उम्र के हमारे पास 16 करोड़ लोग हैं। अब आप बताएं कि 16 करोड़ लोगों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो हमें चाहिए वो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम जो है वो 3.2 या इसके अराउंड जो है हमारी बेसिकली जीडीपी ग्रोथ आ रही है, और इसको 5 और 5.5 से ऊपर जाना चाहिए। वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी नहीं आ रही, फिर आपके पास वो पूल बढ़ रहा है। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक टर्म यूज़ होती है डंपिंग या रस्टिंग। सही। अब वो आपके पास ह्यूमन कैपिटल की डंपिंग हो रही है। अब हुआ ये कि एक हमारी जो जनरेशन्स थी वो शुरू में जब उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अर्निंग हुई, और उनका एक ट्रस्ट मेरिट पे सिस्टम पे डेवलप हुआ, और उसके साथ उनका इनकम लेवल और बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो गई। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की अपने बच्चों पे एजुकेशन में, बिल्कुल, और वो चाहे उन्हें घर बेचे, ज़मीनें बेची, कर्जे लिए, और बच्चों को जैसे बच्चों को तालीम दी, बहुत अच्छे इदारों में। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से कुछ मज़ीद बातें करेंगे और मज़ीद सवालात के कुछ जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे मसले की जो कि पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही शुरू हो गया था और दिन ब दिन ये बढ़ता रहा और आज भी ये जारी व सारी है, और हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में क्या होगा। वो है सरकारी इदारों में करप्शन। आपके ख़्याल में जो सरकारी इदारों में करप्शन का निज़ाम है, एक पैरेलल निज़ाम चल रहा है, करप्शन का निज़ाम जो है इसको ख़त्म करने के लिए, या इसमें सादा अल्फाज में करप्शन ख़त्म करने के लिए सबसे अहम इस्लाहात क्या करनी चाहिए हमारी हुकूमत को? देखिए, जिस तरह मैंने शुरू में एक आपसे गुजारिश की थी कि हमारा 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। एक आपकी
पर्सनैलिटी सेंटर्ड है, जिसने रेंट सीकिंग करनी है, उसे बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना बनाएगा। इसी तरह से आपको अगर स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना आप ऐसा कि इंटरफेस कम हो जाए, ह्यूमन इंटरफेस कम, मैक्सिमम आप चीज़ें आप सर्विस डिलीवरी में आपकी जितनी भी वो चीज़ें हैं। फिर एक और बुनियादी चीज़ है जिसकी तरफ शायद लोग तवज्जो नहीं देते, वो है KPIs डेवलप करना। जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, मिनिस्टर से लेकर जो भी बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है ना, उसको इनहेरिटेंस में तो नहीं मिला, तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए, परफॉर्मेंस इंडिकेटर बिल्कुल अदलिया समेत जी हर एक के यानी उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होने चाहिए जिनके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस असेस हो, और वो सारी ऑटोमेटेड हो और सिस्टम ऐसा हो। ये फिजिबल है, मैं जो कह रहा हूँ बहुत बहुत अच्छा है, और डूएबल प्रैक्टिकल भी है जी, प्रैक्टिकल है। और उसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस चाहे और उसको पब्लिक एक्सेस करे, पब्लिक शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। और अगर उसमें कोई हैंकी बैंकी करते हैं तो वहाँ पे आपको पब्लिक पोर्टल बना के वहाँ पे करें, लोगों के कमेंट्स आए कि भाई इसकी परफॉर्मेंस अगर आपने एवेल्यूएट हुई है इस हिसाब से कि जी ये अफसर है, ये मिनिस्टर है, या ये XYZ कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो तो ये बन रही थी, और इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो थ्योरेटिकल है उसमें गैप है, और ये आगे एक्सटेंशन कैसे जा रही है। तो ये अगर आप बुनियादी तौर पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डेवलप करके ऑटोमेशन पे ले आए चीज़ों को, एंड देन उसके बाद अकाउंटेबिलिटी में फिर आपका जो है सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट ख़त्म हो जाए। देखिए जहाँ पे आपकी ह्यूमन इंटरफेस आएगा वहाँ पे चीज़ें ख़राब होंगी, ज़ाती पसंद नापसंद आएगी उसमें, ज़ाती पसंद। अब मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे इस फोरम पे कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि मैनी अ टाइम जो आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन होती है वो इतनी सब्जेक्टिव होती है कि एक कोई मुलाजम है, अफसर है, 12 महीने काम कर रहा है, और 12वें महीने में क्योंकि वो एक साइकिल है हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है, तो उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन होनी है, तो उसके बास के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, ताल्लुकात ख़राब हो गए तो उसकी असल परफॉर्मेंस रह जाएगी, वो उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव एवरेज या बिलो एवरेज किस कदर ये नाइंसाफ़ी पे मबनी नाइंसाफ़ी की इंतहा। फिर दूसरी तरफ यह है कि जो दूसरी और तरह के यानी जॉब शिरकर या इनकम्पिटेंट जो मुलाजमीन होते हैं वो ये करते हैं कि वो पूरा साल अल्ले तल्ले करके आखिरी टाइम पे बास को खुश करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, ह्यूमन एलिमेंट है, उसको खुश करके वो अपनी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन उनसे बेहतर ले लेते हैं कि जो बेचारा पूरा साल मेहनत करता है और ईमानदारी से करता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें इस सिस्टम को बेसिकली चेंज करने की तो डॉक्टर साहब ये कौन लोग हैं कि जो ये KPIs नहीं बनने दे रहे, या कौन लोग हैं जो इस निज़ाम को ठीक नहीं होने दे रहे? क्या आप इसमें ब्यूरोक्रेसी को ज़िम्मेदार समझती हैं या इसमें हमारी सियासी हुकूमतें इसके ज़िम्मेदार हैं? जी बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हर एक ज़िम्मेदार है। उसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट KP था तो वहाँ पे हमने खुद अपने तौर पे किसी वर्ल्ड बैंक IMF किसी बंदे की सर्विसेज नहीं ली। पर्सनली मेरी जो टीम थी और फरुल सकलैन एक बड़ा अच्छा अफसर है, तो उसको साथ लेके हमने KPI डेवलप किए इस्टेब्लिशमेंट के, और फिर पूरे प्रोविंस को कहा कि जी आप इसको जस्ट देख के छापा लगा लो लेकिन अपने KPIs बना के भेजो। कुछ टाइम पहले किसी इस्टेब्लिशमेंट के अफसर से मेरी बात हो रही थी तो मुझे बता रहा था कि सर वो KPIs थोड़े से ना कुछ 1-2 महकमों के रहते हैं, बाकी काफ़ी सारे हो गए। तो ये तकरीबन 9 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो इस तरह से 9-10 साल पुरानी के इतना टाइम लगा, तो उसकी वजह यह है कि लोगों की वैल्यू नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते कि उसी के अंदर ही तो उनकी रेंट सीकिंग पड़ी है। देखें जहाँ पे आपकी डिस्क्रिशनरी पावर आ गई, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लॉज आ गए, और वहाँ पे आपकी रेंट सीकिंग ऑटोमेटिकली आएगा। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है
तो सिस्टम के अंदर आप इन चीज़ों को अगर रिमूव कर दें ना, तो आपकी गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, सारी चीज़ें टापो टाप जाएंगी। सही। डॉक्टर साहब, IMF जी ये बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा जो है, इस के नाम से मेरे ख्याल में पाकिस्तान का 3 साल का बच्चा भी वाकिफ़ है, जी क्योंकि वो भी बराह रास्त मुतासर हो रहा है। IMF क्या पाकिस्तान की ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है, या IMF ने पाकिस्तान की जो माशी खुद मुख्तारी है उसको शदीद मुतासर कर रखा है, और कोई भी इसका हल नज़र नहीं आ रहा कि मैं चंद अरब डॉलरों के लिए हम अपनी सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके हवाले कर देते हैं कि वो डिज़ाइन करें, हम सिर्फ उनको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या IMF से जान छुड़ाना मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल बईद में कह लीजिए, इज़ इट पॉसिबल? मैं इसको ना किसी और तरह से देखता हूँ। पहले तो मैं कहता हूँ अपने लोगों से जान छुड़ाएं। जिस तरह मैंने एक स्ट्रक्चर आपसे शेयर किया कि रेंट सीकिंग, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, मैं नाम नहीं लेता, किसी भी इर्द गिर्द कोई ज़रा जहन में कोई इमेजिन करें, सही, सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहाँ से एक लेटर आप निकलवा के देखें स्मूथ कॉन्टेक्स्ट में, आया आपका वो अपना नेशनल हो के उसका हक है कि उस पब्लिक ट्रस्ट को ब्रीच करे, जिस पोस्ट पे वो पब्लिक ट्रस्ट पे बैठा है उसमें वो रेंट सीकिंग करे, उसमें डिले करे, अननेसेसरी ऑब्जर्वेशन लगाए, और वो गुंजाइश पैदा करे, लोगों को इतना तंग करे कि वो मजबूर हों कि पैसे दें। अब देखें, आप खुद जब अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो IMF भी आपने एक बहाना बनाया, या आपकी एक मजबूरी बनती है, क्योंकि जब आपने सिस्टम को ठीक करना ही नहीं है तो फिर किस तरह से आप, और तो कोई चारा नहीं है, फिर अल्टीमेटली आप जाते हैं IMF के पास, और IMF साफ ज़ाहिर है कि वो अपनी असेसमेंट करते हैं। अब मैंने ये टाइम यह है कि वो आपको एक लमसम टारगेट देते हैं कि आपकी रेवेन्यू कलेक्शन आपकी इतनी हो, आगे आप अपने हिसाब से वो रेवेन्यू कलेक्शन ऐसी जगह पे आप लगा देते हैं कि आपने, अब मैं टैक्सेशन सिस्टम की बात करता हूँ, रेवेन्यू टारगेट ये किया है, जो हमारी कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर 49% से ऊपर का टैक्स लगा दिया। अब उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, फिर ई-कॉमर्स की जो कंपनीज थी और उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, हुआ कि आपके बिजनेसेस बैठने शुरू हो गए विदाउट असेसिंग दिस कि भाई हमारा टैक्स बेस तो शायद इससे कोई इजाफा हो, लेकिन स्टेज 2 में जाके वो बिजनेसेस क्लोज हो जाएंगे, और वो बिजनेसेस क्लोज होंगे तो अगले साल टैक्स फिर फारग। इतनी मायापिक हमारी स्ट्रेटेजी है कि उस तरह से आगे जा रहे हैं कि वो फिर आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक्सक्यूज मी, या तो क्राउड आउट हो रहा है, तो या वो प्रॉफिटेबल रहा नहीं तो वो क्या करेगा। ई-कॉमर्स आपके पास यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन इन्होंने टैक्स लगाया ई-कॉमर्स के ऊपर। उसका नुकसान ये हुआ कि ई-कॉमर्स के जो जायंट्स, जो ज़्यादा स्किलफुल उस तरह के लोग थे, वो यहाँ से बाहर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उसमें हमारे मुल्क का कोई काम ही नहीं था। बैठे वो यहाँ पे हैं, चीज़ खरीद चाइना से रहे हैं, बेच अमेरिका में रहे हैं, और टैक्स हम लगा रहे हैं। वाई? बजाय इसके कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें कि भाई ये आप मतलब लोग फॉरेन एक्सचेंज को बेसिकली स्ट्रेंथ मिलेगी, और उसकी फिर रीवैल्यूएशन और उससे मल्टीपल बेनिफिट्स अपनी जगह पे हैं। वो इकानमी में जब कैलकुलेट करते हैं तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो और आप उनको इनकरेज करने के बजाय पकड़ के उनको उसी तरह आपने इक्वल ट्रीट कर दिया जिस तरह के बाकी बिजनेसेस यहाँ पे, लोकल प्रोडक्शन एवरीथिंग। तो ये हमारी मायापिक और ये कह लें कि एक पैनिकी अप्रोच है। तो हमें इन चीज़ों से हमें मेहरबानी करनी चाहिए कि यार अपने मुल्क और इकानमी की बेहतरी के लिए जो स्टेप्स हों वो हमें करने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो ई गवर्नेंस है उस पर भी काम किया जी, और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम किया। हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर ये बताइए कि वो जिस शोबे में भी हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नौकरियां या जॉब्स जो है वो उसको ख़त्म कर रही है, उसको बेहतर कर रही है, या कोई नए मौके पैदा कर रही है, ताकि नौजवानों के ज़हन में जो पैदा होने वाली बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं AI के बारे में वो ठीक हो सकें?
ये बड़ा अहम पहलू आप हाईलाइट कर रहे हैं जी, रियली देयर इज़ अ ग्रेट लेसन। उसमें यह है कि देखें, अगर आप दरिया के आगे जाएंगे पानी आएगा आपको बहा के ले जाएगा। ये रियलिटी है कि पानी ने किसी न किसी टाइम पे एक लेवल से ऊपर आना है। अगर आपने पहले उसका बंदोबस्त कर लिया, डैम बांध लिया, तो उससे आप नहरें बना के वही पानी आपका बेसिकली इरिगेशन पर्पज़ है, पावर जनरेशन है, मल्टीपल, वो आपकी एक स्ट्रेंथ बन गई। कमिंग टू दिस, आज की जो टेक्नोलॉजी है AI सेंटर्ड है, और वही आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप चाहें तो यहाँ से बैठ के चीज़ें एक्सपोर्ट करें, बनाएं, मेहनत करें, फोकस्ड अपना डेवलप करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि उसमें आपकी बेसिकली नंबर 1 इन अवेयरनेस ये एलिमेंट आता है, नंबर 2 नॉलेज उसका गेन करना है, स्किल लेवल, फिर मार्केटिंग करनी है, आपने अपनी उस स्किल सेट को मार्केटेबिलिटी उस पे आपने तवज्जो देनी है। अब अगर मुल्क के अंदर ये चीज़ें हमारे नौजवान करें, मैं ये समझता हूँ ई कामर्स, AI, फिर यहाँ पे लकीली पोस्ट कोविड जो सिनेरियो बना है वो आपका बेसिकली हाइब्रिड मॉडल आ गया वर्किंग का, रिमोट वर्किंग। तो यहाँ से बैठ के बहुत सारे लोग सर्विसेज दे सकते हैं इसमें। अभी तो AI एजेंट और इस तरह की चीज़ें डेवलप हो गई हैं पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊँ, टैलेंट की कमी नहीं है आज भी पाकिस्तान। आपको शायद मैं नॉलेज में लाना चाहूँगा कि दुनिया में अगर आपका यंगेस्ट हैकर कोई है ना, वो पाकिस्तान से है, यानी कम एथिकल हैकर कम तरीन उम्र का पाकिस्तान से है, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है और एक डायरेक्शन है कि उसको उस डायरेक्शन पे हमने डाल दिया और वो आगे जाके compete करेगा दुनिया में। ये वार थी जब हमारी इंडिया के साथ, उसमें बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी टैलेंट था वो कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपने हिसाब से। तो इस लिहाज से टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ये काउंटर प्रोडक्टिव और उनके बेसिकली ये क्रशिंग किस्म की पॉलिसीज़ और उसकी बचत करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो अब नौजवानों की हम बात कर रहे हैं, और नौजवान जो है वो बहुत अहम तरीन तबका है, मैं समझता हूँ किसी भी कौम का, और सरमाया है ये, क्योंकि मुस्तकबिल जो है इन पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान में नौजवान जो है वो, जैसे कि आपने पहले भी फरमाया कि तालीम के बाद एक क्लरिकल माइंडसेट जो है ना वो चल रहा है आज तक, और वो जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में हुकूमतों ने SMEs के लिए काफ़ी काम किया है, इसमें कोई शक नहीं कि काम बहरहाल हुआ है। वो सक्सेस रेट जो है उसके पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन काम बहरहाल हुआ है। लेकिन नौजवानों की जो तादाद है, अगर 100 नौजवान अपने कारोबार की तरफ आते हैं छोटे लेवल के ऊपर, तो उसमें से देखने में गया है कि 80 जो हैं वो छोड़ देते हैं रास्ते में ही। तो हम जब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, तो क्या वजह है कि नौजवान जो हैं वो अपने कारोबार की तरफ आने की बजाय अभी भी फिर नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं? क्या वजह है इसकी? इस नाकामी की वजह क्या है SMEs की अगर मैं बात करूं तो? देखें जी, जिस तरह आपने फरमाया है, इसमें हमें ये देखना है, नंबर 1 उनको अवेयरनेस हमने देनी है। फिर हमारी ट्रैकिंग स्टडीज़ होनी चाहिए कि जी फेलियर क्यों होगा, लेसन लर्न क्या है। आया उन्होंने कोई ऑपरेशनल फाइनेंशियल कैपिटल उनके पास नहीं था कि एक कारोबार चला, स्टार्टअप चला, या वहाँ पे रोक गया, या मार्केट की फिजिबिलिटी स्टडी उन्होंने नहीं की, क्या ह्यूमन कैपिटल की आप खराबी कहाँ थी। अब ये अनफॉर्चुनेटली हम साइलोज में काम हो रहा है, इंटीग्रेटेड काम नहीं हो रहा है। अगर ये इंटीग्रेटेड मॉडल हो, उसको स्टडी की जाए और लोगों के साथ शेयर किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा लेक्चर दिए जाएं, पार्ट ऑफ सिलेबस बनाया जाए इसका करिकुलर का, कि जी एंटरप्रेन्योरशिप एक दुनिया में एक डिफरेंट डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज्ड इस्टेब्लिश सिस्टम है। तो आप उस तरह से उनको बताएं कि जी ये अगर आपने एडवेंचर करना है, नई चीज़ें, टैलेंट है, एम्बिशंस होती हैं, एनर्जी होती है, वो करना चाहते हैं, तो उनको अप्रोप्रिएट गाइडेंस दे दें और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब जो पब्लिक के एक्सेस के कुछ हमारे पास
फोरम हैं, तो उन फोरम्स के ऊपर अगर देखा जाए तो उनकी वेबसाइट या उसकी जो पब्लिसिटी है, एडवर्टीज़मेंट है, मल्टीपल आजकल जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो उसके ज़रिए अगर की जाए ना कि जी ये लेसन लर्नड है और आपने अगर किसी इस तरह के शोबे में काम करना है तो इस तरह से आए। अच्छा, उसमें मेरी एक और भी गुजारिश है, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी थी कि मैंने ख़ुद SME डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दी गवर्नमेंट को, और इस तरह से बल्कि मैं थोड़ा शेयर करता हूँ कि पूरे मुल्क के लिए मैंने एक सिस्टम ये दिया था कि रूरल एरिया के लिए मिनरल सेक्टर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दी, जिसमें साउथ पंजाब, सिंध का अपर एरिया, फिर बलूचिस्तान, KP, GB और AJK, उसके लिए वो स्ट्रेटजी दी कि जी आप रूरल एरियाज़ को बेसिकली टारगेट करें इन एरियाज़ में, वहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं उनके रिसाइकलिंग और एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। SME डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दी, आपके अर्बन एरियाज़ को मेनली टारगेट कर रही थी ताकि यूथ आपका एम्प्लॉयमेंट, उधर अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और इकोनॉमी आपकी उस तरह से आगे चले। फिर तीसरा मैंने कहा कि आपके पास इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल से आप रिसोर्सेज लाएं, और वो दी 10 बिलियन ट्री फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज कि इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट में आप पार्टिसिपेट करें, उसके लिए आप एक मैकेनिज्म डेवलप करके यहाँ पे आगे जाएं। अब ये पूरी ग्लोबल लेवल पे, नेशनल, प्रोविंशियल, रीजनल और सारे लेवल पे आपको यूथ को इंगेज करने का एक बड़ा अच्छा वो तरीका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जिस तरह शुरू में हाईलाइट किया था कि हमारी पर्सनालिटीज़ का इशू है, हमारे प्रेफरेंस नहीं होते कि हम चीज़ों को ले ही नहीं रहे। दूसरी वजह ये भी है कि नौजवान जो अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बनने की कोशिश करते हैं, उनको जो यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर होता है। जो बुक्स में वो पढ़ते हैं वो अमली ज़िंदगी में जाकर उन्हें कुछ किसी और सूरत हाल से वास्ता पड़ता है। जैसे मीडिया की अगर आप बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के जो मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं, थ्योरी जो उनके पास आती है, जो सिलेबस है उसके मुताबिक वो पढ़ाते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, किसी TV चैनल में जाते हैं, किसी रेडियो चैनल पर जाते हैं, अखबार में जाते हैं, तो वहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है, बल्कि ये दुनिया प्रैक्टिकली कुछ और है। अब बाकी इदारे तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो खैबर नेटवर्क है, हमने मीडिया के हवाले से एक एकेडमी हम बना चुके हैं। उसको खैबर एकेडमी फॉर मीडिया टेक्नोलॉजीज़ उसका नाम है, और पाकिस्तान भर की जो बड़ी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे साथ MOUs कर चुकी हैं और कर रही हैं। और ये एकेडमी बनाने में जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं खैबर नेटवर्क के, कायवान अहमद राजा, वो खैबर डिजिटल के CEO भी हैं, वो इसमें बड़े फाल किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की वो एक्टिविटी है। और मेरा ख्याल है कि बाकी शोबाजात को भी, ज़िंदगी के बाकी शोबाजात को भी, ये जो गैप है यूनिवर्सिटीज़ में यानी एकेडेमिया में और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, इसको ब्रिज बनना चाहिए, जो कि हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे हम इसमें कामयाब हों। नाज़रीन, आज हमने डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब से उन सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश की जिनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर आवाम से है, नौजवानों से है, उनके मुस्तकबिल से है। इसमें कोई शक नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट का इस्तेमाल बहुत कम है। और हमारे मुल्क की जो मैशत है उसमें बढ़ने के, उसको ठीक होने के बड़े पोटेंशियल हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें नेक नीयती चाहिए, हमें एक विल चाहिए। और जिस दिन हमने इरादा कर लिया कि हमने अपने मुल्क के हर शोबे को तरक्की देनी है, उस दिन हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं डॉक्टर अख्तर हुसैन शाह साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बहुत हमारे इल्म में, हमारे नाज़रीन के इल्म में इजाफ़ा किया। खुश रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।